हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, और टॉपिक का नाम है कंजंक्शंस। तो इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शंस क्या होती हैं, इनका डेफिनेशन क्या है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, साथ साथ इनके डिफरेंट काइंड्स ये कितनी तरह की होती हैं, और इनको सेंटेंसेस में यूज़ कैसे करते हैं। आज इस वीडियो में हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। खासकर जो बच्चे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश तो वैसे भी क्लास 12 तक कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो खासकर ऐसे स्कूल्स जहां पर इंग्लिश ग्रामर बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है, जैसे आईसीएसई बोर्ड के स्कूल हैं या बोर्ड स्कूल के हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का नाम है कंजंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश में कंजंक्शन होती क्या है। देखिए, कंजंक्शन का अगर बिल्कुल सीधे सा एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करें तो कंजंक्शन इंग्लिश में वो वर्ड होता है जो किन्हीं दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता है, किन्हीं दो क्लॉजेस को या कभी कभी सेंटेंस को ज्वाइन करता है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें कि अगर एक लाइन का अगर क्वेश्चन आता है कि कंजंक्शन क्या होती है, हाउ डू यू डिफाइन अ कंजंक्शन और व्हाट इज अ कंजंक्शन, तो आप सिंपल तरीके से उसका आंसर लिख सकते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स, क्लॉजेस और समटाइम्स सेंटेंसेस। वो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है और कभी कभी सेंटेंस को भी आपस में ज्वाइन करता है। तो उस इंग्लिश के वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहां पर मैंने 3 एग्जांपल यूज किए हैं। पहला एग्जांपल, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ये 2 सेंटेंसेस हैं। इन 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया है एंड। इसका मतलब है भगवान ने तो देश बनाया और लोगों ने अपने अपने शहर बसा लिए। तो यहां पर जो ये वर्ड एंड को अंडरलाइन किया, ये कंजंक्शन है, 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। दूसरा एग्जांपल है 2 and 2 make 4। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो यहां पर 2 और 2 ये 2 वर्ड्स हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए वही मैंने कंजंक्शन यूज किया है एंड। तीसरा एग्जांपल, शी वर्क हार्ड बट शी फेल्ड। उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फिर भी फेल हो गई। तो यहां पर बट को मैंने अंडरलाइन किया है। बट एक कंजंक्शन है जो कि बेसिकली 2 क्लॉजेस को जोड़ रही है। तो जैसे मैंने बोला, कंजंक्शन इंग्लिश का वो वर्ड होता है जो 2 वर्ड्स को, 2 सेंटेंसेस को और कभी कभी क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए काम आता है। अब बात करते हैं कि कंजंक्शन होती कितनी तरीके की है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। तो कंजंक्शन होती है 3 तरीके की। पहला होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरी होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और तीसरी होती है को रिलेटिव कंजंक्शंस। तो ये कंजंक्शंस बेसिकली तीनों होती क्या है, इनकी हम पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर उनके डिफरेंट काइंड्स और उसके बाद एग्जाम्पल सेंटेंस में उनको यूज कैसे करते हैं। तो अगर आपने इंग्लिश ग्रामर में क्लॉजेस पढ़े हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। और क्लॉजेस अगर नहीं भी पढ़े तो ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्लॉजेस क्या होते हैं और उन क्लॉजेस के बेसिस पर जो कंजंक्शन वहां उनको ज्वाइन करने के लिए यूज होती हैं, उनके बेसिस पर ही उन कंजंक्शंस को हम क्लासिफाई करते हैं इंग्लिश में। तो थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो हम समझ गए कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन तो एक वर्ड होता है इंग्लिश का जो किन्हीं 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है या 2 क्लॉजेस को ज्वाइन करता है या फिर वो 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज पढ़े होंगे। क्लॉजेस भी 3 तरीके के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है बेसिकली होती क्या है, अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल रैंक। वो 2 क्लॉजेस जिसमें दोनों ही क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, यानी कि मेन क्लॉज होते हैं, यानी कि दोनों क्लॉज आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, या 2 स्टेटमेंट जो कि आपस में उनकी रैंक इक्वल होती है। और जैसा कि आपने अगर सेंटेंसेस का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा कि सेंटेंस क्लॉजेस के बेसिस पर 3 तरीके के होते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई क्लॉज नहीं होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़े होंगे और अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, यानी कि जिसके 2 कंपाउंड सेंटेंस, वो सेंटेंस होता है जो 2 क्लॉजेस से मिलकर बना होता है और एक क्लॉज में मेन क्लॉज होता है, दूसरा क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है जो कि पहले क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होता है अपने मीनिंग के लिए। अब हम एग्जांपल के में बात करेंगे तब थोड़ा सा इसको जल्दी से इसको समझ लेंगे। तो 2
क्लॉजेज जिसमें दोनों ही क्लॉज लगभग मेन क्लॉज हैं, और या हम ऐसा कहें कि एक प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसको जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन काम आती है उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। और कुछ कंजंक्शंस हैं, उनका क्लासिफिकेशन अभी आगे पढ़ेंगे, इनकी 4 कैटेगरीज हैं, लेकिन कुछ मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, वो इसमें कई बुक्स में केवल 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही पढ़ाई जाती हैं, जबकि उसका क्लासिफिकेशन में बहुत सारी कंजंक्शन और भी हैं। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है जिसमें हर वर्ड का पहला लेटर रेड में हाईलाइट है, तो ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, जिसमें फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। और इनको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि अगर ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको अगर मिला लिया जाए तो एक कहते हैं कि एक्रोनिम बन जाता है। उस एक्रोनिम को बोलते हैं फैन बॉयज। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। तो इसको एक याद करने का तरीका फैन बॉयज आप याद कर रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन केवल 7 ही होती है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को सिखाने के लिए ये एक तरीके का एक्रोनिम है जो हम बच्चों को अक्सर पढ़ाया जाता है। अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है 4 तरीके की, इनके 4 ग्रुप्स हैं, 4 क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो है वो क्युमुलेटिव कंजंक्शन। सबसे पहला जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ग्रुप है क्युमुलेटिव। क्युमुलेटिव कंजंक्शन बेसिकली होती क्या है? Cumulative conjunctions are the conjunctions which join words, 2 words को या sentences को join करती हैं। केवल 2 sentences को, 2 phrases को, clauses को join करने के जो काम आती हैं, उन conjunction को हम cumulative कहते हैं। cumulative का मतलब होता है इकट्ठा करना, join करना। कौन कौन सी हैं? सबसे जो common है वो है and। अभी पीछे के हमने एग्जाम्पल में, पीछे वाली स्लाइड में हमने बात किया था, जैसे इसमें है God made the country and man made the town। इसमें जो and है वो एक cumulative conjunction है। 2 and 2 make 4, इसमें and जो है 2 words को ज्वाइन कर रही है, ये भी cumulative conjunction है। तो इसके अलावा और जो cumulative conjunction के एग्जाम्पल हैं, इसमें दूसरा एग्जाम्पल both and, as well as, जैसे राम as well as श्याम, not only but also, not only he is miser but also he is, and so on and so forth। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो cumulative conjunction के जो एग्जाम्पल हैं याद रखने के लिए and, both and, as well as, not only but also, ये चारों एग्जाम्पल जो हैं वो cumulative conjunction के एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो है adversative conjunction। adversative conjunction का मतलब वो होता है जो कंजंक्शन जो 2 क्लॉजेस को या 2 स्टेटमेंट को या 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करती हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग में होते हैं। इन दोनों का मीनिंग या जो एक्सप्रेशन होता है वो दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट में होते हैं या फिर वो अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के जो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें एग्जाम्पल आता है बट, लेकिन, कंट्रास्ट शो करता है, स्टिल फिर भी, ओनली केवल, येट फिर भी। तो बट, स्टिल, ओनली, येट, ये 4 जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं वो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? जैसे एग्जाम्पल दिया है, ही इज रिच येट ही इज माइजर। वो रईस तो है, अमीर तो है, लेकिन फिर भी वो कंजूस है। तो यहां पर एक कंट्रास्ट शो कर रहा है, वो भाई अमीर तो बहुत है लेकिन कंजूस भी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं एक्सप्रेशन में। दूसरा एग्जाम्पल, आई वॉज अनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट। मैं बहुत नाराज था फिर भी मैं चुप रहा। तो ये भी कंट्रास्ट शो कर रहा है आपस में, अपोजिट मीनिंग एक्सप्रेशन वाले सेंटेंसेस हैं। तो यहां पर स्टिल जो है एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। देखिए ऑल्टरनेटिव नाम से ही वेरी क्लियर है, ऑल्टरनेटिव में चॉइस होती है। तो वो कंजंक्शन जो चॉइस को शो करता है, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई नहीं, या तो ये या फिर वो, इस तरह के हिंदी में जो हम वाक्य यूज करते हैं, तो उन वाक्यों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन हम यूज करते हैं उसको ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक लाइन का सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि दैट दे शो अ चॉइस बिटवीन 2 वर्ड्स और स्टेटमेंट। ये 2 के बीच में एक चॉइस को शो करता है। कैसे? जैसे और का मतलब या तो ये या फिर वो, दोनों में से कोई एक। अदरवाइज, ईदर और, नीदर नॉर और एल्स, ये 5 जो मैंने एग्जांपल दिए हैं ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन के एग्जांपल। और चॉइस शो करता है ऑब्वियसली, अदरवाइज अन्यथा, ईदर और दोनों में से ये या फिर वो, नीदर नॉर दोनों में से या दोनों में से कोई भी नहीं, और एल्स का मतलब भी ये अल्टरनेटिव यानी कि एक चॉइस शो करता है। सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं?
पहला एग्जाम्पल है, ईदर शी इज मैड और शी प्रिटेंड्स टू बी मैड, या तो वो पागल है या फिर वो पागल होने का दिखावा करती है। तो यहाँ पर ईदर और एक ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है, कई जगह पर इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन भी पढ़ाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, वॉक फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, तेज चलो नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो जो यहाँ पर और है, ये चॉइस शो कर रहा है कि भाई या तो तेज चल लो या फिर अपनी ट्रेन छोड़ दो, दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है। नीदर बी ए बोरोवर नॉर ए लेंडर, ना तो किसी से उधार लो ना किसी को उधार दो, ये भी एक चॉइस शो कर रहा है। तो नीदर, नॉर, ईदर और, केवल और, अदरवाइज, एल्स, ये सारी की सारी ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस होती हैं। और लास्ट जो कंजंक्शन है उसको बोलते हैं इलेटिव कंजंक्शन, और जो उसमें सबसे कॉमन कंजंक्शन है वो है फॉर। तो फॉर किस लिए शो होता है, पहले हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। समथिंग हैज डेफिनेटली फॉलन, फॉर आई हियर समथिंग, फॉर आई हर्ड समथिंग, कुछ चीज निश्चित रूप से गिरी है क्योंकि मैंने कोई आवाज सुनी है, कुछ सुना है। तो ये एक तरीके का इन्फरेंस शो करता है, यानी कि किसी चीज से कोई दूसरी बात निकलकर सामने आ रही है। तो ये जो चार कंजंक्शन हमने पढ़ी, क्युमुलेटिव कंजंक्शन जिसमें एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एडवर्सेटिव हमेशा अपोजिट स्टेटमेंट्स जिसमें होते हैं, अपोजिट एक्सप्रेशंस होते हैं। ऑल्टरनेटिव में चॉइस शो होती है, और अदरवाइज, ईदर और, नीदर नॉर और एल्स, और इलेटिव में जो सबसे कॉमन है वो है फॉर, इन्फरेंस शो करने के लिए ये यूज होता है। बात करते हैं दूसरी तरह की कंजंक्शन का ग्रुप जिसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर इंग्लिश में जैसे मैंने बोला कि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है ब्रीफली यहाँ पर बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि वो क्लॉज जो अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और ऐसे दो क्लॉज जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन काम आती है उस कंजंक्शन को बोलते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इंग्लिश में। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है भाई, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस अ प्रिंसिपल क्लॉज विद अ डिपेंडेंट क्लॉज, और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ये क्लासेस में पढ़ाया जाता है, आपको पता होगा। अ डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि डिपेंडेंट का मतलब यहां पर यह है कि वो अपने मीनिंग के लिए उसका अपना कंप्लीट मीनिंग अलग से नहीं होता है। जब तक कि आप पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे तो सेकंड वाले पार्ट जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका पूरा मीनिंग समझ में नहीं आता है, हमें पूरे ही सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है, इसलिए उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट का मतलब वैसे भी जूनियर होता है, जो अपने सीनियर पर डिपेंडेंट है कई सारी चीजों के लिए। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एक बार फिर से कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो क्लॉज है जो अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट है, और वो कंजंक्शन जो ऐसे दो क्लॉजेस को जोड़ती है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है, ऐसे क्लॉज को बोलते हैं, ऐसे कंजंक्शन को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कुछ एग्जाम्पल हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, उनको देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर, उनको हाईलाइट किया हुआ मैंने ब्लैक में, जैसे आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल, टिल। ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, क्योंकि जहां पर भी ये यूज होती हैं, जब ये यूज होकर एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ती हैं तो दूसरा वाला क्लॉज जो जहां से ये शुरू होता है उस क्लॉज को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जल्दी हम उनको पढ़ लेते हैं और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि उनको हम एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। पहला है, एज आई वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज मदर। अब ये जो पहला वाला पार्ट है, एज ही वॉज नॉट देयर, चूंकि वो वहां पर नहीं था तो मैंने उसके भाई से बात की। तो फर्स्ट वाला है ये जो पार्ट है जहां पर ये कंजंक्शन जुड़ी हुई एज, ये है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दूसरा, ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड। तो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड, ये बेसिकली एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये पूरा सेंटेंस ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसका मतलब ये कि वो भाग गया क्योंकि वो डरा हुआ था। तो अगर हम केवल इस वाले पार्ट को पढ़ते हैं तो पूरा मीनिंग हमें समझ में नहीं आता जब तक कि हम प्रिंसिपल क्लॉज को ना पढ़ें। तो ही रैन अवे, वो भाग गया क्योंकि वो डरा हुआ था।
आंसर द क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, इस क्वेश्चन का आंसर दो आगे बढ़ने से पहले। बिफोर यू प्रोसीड फर्दर ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और बिफोर जो है यहां पर यूज हुआ है एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट है यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तुम पास होगे अगर तुम मेहनत करोगे। तो इफ यू वर्क हार्ड, इफ यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये जो पार्ट है इफ यू वर्क हार्ड ये कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। उसी तरीके से सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट, क्योंकि तुम ऐसा बोल रहे हो तो मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। सिंस यू से सो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और पूरा सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस जितने भी हैं 11 के 11 सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। टेल देम दैट आई विल कम, उनको बता दो कि मैं आऊंगा। दैट आई विल कम क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और दैट जो है यहां पर एक कंजंक्शन है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट, वो फर्स्ट आया, वो लेट उसने शुरुआत की फिर भी वो फर्स्ट आया। वेट हेयर टिल आई रिटर्न, तब तक वेट करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। टिल आई रिटर्न, टिल जो है एक कंजंक्शन है, और ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड, वो जब तक पेमेंट नहीं करेगा, पैसा नहीं देगा जब तक उसको फोर्स ना किया जाए, कंपेल ना किया जाए। तो अनलेस यहां पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई डू नॉट नो व्हेन ही विल कम, मुझे नहीं पता कि वो कब आएगा। तो यहां पर व्हेन क्या है, एक कंजंक्शन है, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और लास्ट एग्जांपल है, ही फाउंड हिज वॉच वेयर ही हैड लेफ्ट इट, उसको घड़ी मिल गई जहां पर उसने वो छोड़ दी थी। तो वेयर इज अ कंजंक्शन, ये पूरा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और जो ये वाला पार्ट है वेयर ही हैड लेफ्ट इट ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि जो कंजंक्शंस हमने पढ़ी है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनको हम क्लासिफाई कैसे, इनको किन ग्रुप में रखा जाए। हालांकि ऐसे सवाल क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जो लोग खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो जितनी भी अभी हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जितने भी एग्जाम्पल पढ़े उनको अगर हम क्लासिफाई करना है, किस ग्रुप में रखना है, कैसे उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखना है, तो हम उसकी जरा बारे में स्लाइड में बात करते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम में जो कंजंक्शंस यूज होती हैं उनमें एज सून एज जैसे ही, व्हेन जब या कब दोनों के लिए यूज होता है, वाइल जबकि, सिंस टाइम के लिए यूज होता है, एज लॉन्ग एज जब तक के टाइम के लिए यूज होता है, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, टिल टाइम के लिए समय के लिए यूज होता है, अनटिल नेगेटिव सेंस में यूज होता है, टाइम ये भी टाइम के लिए यूज होता है। दूसरा है कॉज, कारण बताने के लिए, बिकॉज आई कैन नॉट कम और आई वॉज एब्सेंट बिकॉज आई वॉज सिक। एज, सिंस, ये सारे देखिए सिंस का यूज टाइम के लिए भी यूज होता है, और सिंस को हम कॉज बताने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए, सो दैट, दैट और लेस्ट, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फेल डाउन, संभल कर चलो अन्यथा कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। रिजल्ट बताने के लिए सो दैट का यूज पर्पस बताने के लिए भी यूज होता है और रिजल्ट बताने के लिए भी यूज होता है। सच और दैट का यूज हमने पहले भी पीछे भी किया था। और कंडीशन बताने के लिए, शर्त जिसमें कोई होती है, कोई कंडीशन रखी जाती है, इफ और अनलेस। वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, ये सारे दोनों के दोनों सेंटेंसेस कंडीशन बताने के लिए यूज होते हैं। और लास्ट वाला है कंसेशन, दो एंड ऑल दो। और जो लास्ट कंजंक्शन का जो कैटेगरी है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा पेयर में होती हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स। कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं और लास्ट में कैसे सेंटेंस में उनको यूज करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कौन कौन सी कंजंक्शंस जरा देख लेते हैं। ईदर और, दोनों में से कोई एक, या तो ये या फिर वो। हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। नीदर नॉर, ना तो ये ना तो वो, दोनों में से कोई नहीं। बोथ एंड, दो चीजों के बारे में बात हो रही, दोनों ही। दो येट, कंट्रास्ट शो करता है। कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं हम अगले हिस्से में बात करेंगे। वेदर और, चॉइस शो करता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक तरीके के किसे कहते हैं कुमुलेटिव कंजंक्शन भी है एक तरीके से। ये दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करता है आपस में। इन कंजंक्शन को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं इनको जरा थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ईदर टेक इट और लीव इट, या तो इसको ले लो या फिर इसको छोड़ दो। चॉइस शो कर रहा है, ईदर और। इट इज नीदर यूजफुल नॉट डेकोरेटिव, ना तो ये यूजफुल है ना किसी काम का है, ना ये डेकोरेटिव है, बेकार है देखने में।
नीदर नॉर, दोनों में से कोई नहीं, दोनों ही बेकार हैं। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, हम उसको प्यार भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। दो ही सफरिंग फ्रॉम पेन येट ही डज नॉट कंप्लेन, कंसेशन शो कर रहा है कि यद्यपि वो बड़ा पीड़ित है, यानी कि उसको काफी दर्द हो रहा है, दर्द से पीड़ित है, फिर भी वो किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करता है। आई डो नॉट केयर वेदर यू स्टे अर्ली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम रुको या चले जाओ। और लास्ट है, नॉट ओनली ही इज फुलिश बट ऑल्सो ही इज ऑब्स्टिनेट। ही इसको दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है सेंटेंस में। नॉट ओनली इज ही फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, ना सिर्फ वो मूर्ख है बल्कि जिद्दी और अड़ियल भी है। तो ये थी बात कंजंक्शंस की, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपका कोई कमेंट, सुझाव या कोई कुछ आप कहना चाहते हैं इसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत 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 धन्यवाद। और आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर मैं इसी तरह के वीडियोस बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे इस बारे में ज़रूर बता सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।